अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो है वो नेक्स्ट हाफ़ पढ़ना है। साथ में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जहाँ तक आपने पढ़ा था वहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हेडिंग देके और जो है नेचुरल बैलेंस की हेडिंग देके 2 पॉइंट्स आपने कर लिए थे। उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे नोट लिखें, जो कि अक्सर आ जाता है, तो आप पहले क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की सिग्निफिकेंस लिखेंगे। उसके बाद आप नेचुरल बैलेंस के बारे में बताएंगे। देन आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की डेफिनेशन देंगे। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आपकी बुक की ग्लॉसरी से ही ली है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो है कोई एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ राइजिंग ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को जो है वो रिटेन करती है। ठीक है, हीट को क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है और उसको बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी और हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको राइज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो वो जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वो प्रोसेस जिसमें या वो इफ़ेक्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हमारी इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हीट हमें सन से मिल रही है वो ज़्यादा ट्रैप होने लग पड़ी है वो अर्थ के अंदर, क्योंकि हीट ने आना है सन से और रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चले जाना है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो जितनी हीट आ रही है उससे कम वापस जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा हीट क्या होगी, हमारे अर्थ के अंदर इंट्रैप हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज़ करना शुरू कर देगा। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं कि ये क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ठीक, इस पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग देनी है अलार्मिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस नहीं है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाती है तो वो कोई पॉइजन नहीं है, कोई जहर टाइप चीज़ नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। येट इट्स कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलार्मिंग। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इसकी कंसनट्रेशन इन्हांस हो रही है वो हमारे लिए अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब है कि खतरे का निशान होना। ठीक है, खतरे की जो है वो कह रहे हैं घंटी कह रहे हैं। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्लास वॉल। अगर आपको प्लांट्स वगैरह रखने का शौक़ हो तो आपने ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना उनको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। अगर आप उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हो तो वो जल जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के लिए ग्रीन हाउस को जो है यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस क्या करता है, वो ग्लास से बना होता है और उसमें जो है वो ग्लास क्या करता है, ग्लास जो है ना वो अपने हीट एब्जॉर्बर होता है, हीट को अपने अंदर लेकर तो जाता है लेकिन वापस नहीं उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी उस ग्लास वाल की तरह है कि जो अपने अंदर हीट लेकर तो जा रही है लेकिन उसको क्या करी है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करी। ठीक है, इट अलाउज यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू इट बट डज नॉट अलाउ द आईआर रेडिएशन टू पास थ्रू इट। यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो अपने अंदर से गुजरने देगी, लेकिन जो आईआर है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो यूवी का रीजन आता है, फिर विजिबल और फिर आईआर का रीजन आता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप इंफ्रारेड रीजन। तो जो इंफ्रारेड रीजन होता है ना उसमें क्या होता है कि उसमें वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि चूँकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, अब उसके पास एनर्जी भी कम है और उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा है, तो आईआर क्या करेगा कि अंदर ही रह जाता है उस ग्रीन हाउस के अंदर, यानी हमारे अर्थ के अंदर, और यूवी विजिबल क्या होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर चला जाता है। हैंस इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। अब जो हमारा अर्थ आईआर रेडिएशंस को इमिट कर रहा है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। डेट प्रिवेंट्स हीट एनर्जी स्केपिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और वो आईआर की रेस क्या करती हैं कि वो अपने अंदर हीट को एंट्रैप करना शुरू कर देती हैं। क्या हुआ कि सनलाइट से हमें इन्वायरमेंट के अंदर हीट आई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया कि यूवी रेस को तो गुजरने दिया अपने अंदर से, लेकिन आईआर को गुजरने नहीं दिया। आईआर की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो गई तो उसने क्या किया कि जो हीट थी उसको अपने अंदर इंट्रैप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था हमारी एटमॉस्फेयर का वो इन्हांस करने लग पड़ा। इट हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट। और रात को भी क्या होता है कि ठंड नहीं होती बल्कि गर्मी ही रहती है। As the concentration of carbon dioxide in air increases, less heat energy is lost from the surface of the earth. कम हीट जो है वो बाहर जा रही है और ज़्यादा हीट जो है वो अंदर रह रही है। एक ही बात को उसने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट वे में जो है वो
एक्सप्लेन किया हुआ है। देयरफॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अब जो हीट की इंट्रैपमेंट हो रही है उससे एवरेज टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एवरेज टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं कि कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होगा कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। इस इफेक्ट को आप बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। प्रोपोर्शन का मतलब है कि जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है। जितनी कम कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो उतना ही कम ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इज ट्रैपिंग ऑफ हीट और वार्मिंग। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हीट एंड ट्रैपमेंट होगी और उसकी वजह से उतनी ज़्यादा वार्मिंग होगी। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पे अगर आपको आएगा तो आपने बस यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। ए वाला जो फिगर है इसके अंदर बताया हुआ है कि हीट सन से आ रही है, नॉर्मल कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो है वो जितनी हीट चाहिए थी उतनी रिटेन कर ली और बाकी क्या किया, अर्थ ने स्केप आउट कर दिया। दूसरी डायग्राम बी के अंदर उसने बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन अब जो बाहर हीट जो अंदर आ रही है वो तो ठीक है, जो इतनी चाहिए थी उतनी एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन जो बाहर जा रही है वो क्या है, वो उतनी नहीं जा रही जितनी एक्स्ट्रा है, बल्कि उससे कम जा रही है। और कुछ हीट क्या हो रही है, द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन ट्रैपिंग ऑफ हीट काजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ तक आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। अब एक दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आप लिखेंगे। एक ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली ड्यू टू द greenhouse effect caused by the increased level of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants। अब देखें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर बिल्कुल एक नैरो सा डिफरेंस है। नैरो डिफरेंस क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हीट का इंट्रैपमेंट का जो प्रोसेस है उसको आप बोल रहे हो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। हीट इंट्रैपमेंट का यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ने ज़्यादा हीट इंट्रैप करना शुरू कर दी और टेम्परेचर जो इसको आप बोल रहे हो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब उस इंट्रैपमेंट की वजह से जो आपके टेम्परेचर राइज़ कर रहा है उस प्रोसेस को बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद ये जो अलार्मिंग कंसंट्रेशन वाला पैराग्राफ है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये पैराग्राफ आप नोट डाउन करोगे, डायग्राम आप ग्लोबल वार्मिंग में ये वाली नहीं बनाओगे, ठीक हो गया। और फिर आप इफेक्ट्स की तरफ चले जाओगे, ठीक है। इफेक्ट्स देखें, पहला इफेक्ट्स है राइज इन टेम्परेचर कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्या हो रहा है, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के पूरे एटमॉस्फेयर पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। पहला जो है वो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increase in atmospheric temperature about 0.05 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। अच्छा, अगर आपने गौर किया होगा तो हर साल आप देखते हैं कि हम हर साल एक ही बात कहते हैं कि इस साल पहले से ज़्यादा गर्मी है, इस साल पहले से ज़्यादा गर्मी है। उसका रीज़न ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि पॉपुलेशन के इंक्रीज़ करने की वजह से जो हमारी जो बर्निंग एक्टिविटीज़ हैं फॉसिल फ्यूल को वो क्या कर रही हैं, इन्हांस कर रही हैं, जिसकी वजह से हर साल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, हर साल टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो ज़्यादा होती जा रही हो रही है, ठीक है। कितनी ज़्यादा होती है, 0.05 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर जो है एवरेजली राइज करता है टेम्परेचर, ठीक है। कि MCQs में आ जाता है। दूसरा है चेंजिंग इन वेदर, इट इज़ काजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, यानी कि गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, अगर सर्दी पड़ी है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की सर्दी पड़ी है, फ्रीजिंग पॉइंट तक जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल एरियाज़ में यानी जो प्लेन एरियाज़ हैं ना, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है देखते हैं आप लोग ओले पड़ रहे होते हैं कभी, या कभी जो एक्सट्रीम गर्मी हो गई है, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। दूसरा है कि चूँकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है, तो मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की एंड स्नो कैप्स की। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स डैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि होता क्या है कि ग्लेशियर्स क्या है कि जब पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, या फिर जो आबशारें होती हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि एक लेवल तक पानी जो है वो फ्रीज़ किया होता है, ठीक है। जब वो नीचे फ्लो करके जा रहा होता है तो वो क्या होता है, पानी जो है वो फ्रीज़ किया होता है। और जो स्नो कैप्स होती हैं पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ करेगा बर्फ़ मेल्ट करना शुरू कर देगी। अब चूँकि अर्थ के पास जो है वो हमारे पास इतने कोई ज़्यादा समुद्री सिस्टम तो है नहीं कि हम उसके अंदर जो है वो पानी को डालते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वाटर लेवल राइज़ करने लग पड़ेगा। वाटर लेवल जैसे जैसे राइज़ करेगा उसकी वजह से साइक्लोन्स आएंगे और साथ में फ्लड रिस्क आएगा। पाकिस्तान में जो साइक्लोन आ रहा है, या जो ये सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे पास जो समुंदर लगता है उसमें जो साइक्लोन आ रहा है, उसकी भी वन ऑफ द मेजर रीज़न यही है। असल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जो एक सी लेवल आपने पढ़ा होगा कि सी लेवल होता है, ठीक है। सी लेवल ये होता है कि
अर्थ जो है वो कितना हाई है समुंदर से। अगर समुंदर का लेवल जो है वो ज़मीन से हाई हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो फिर समुंदर का तूफ़ान आ जाता है, या फिर जो है वो कह लें कि सैलाब वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। सी लेवल इज़ राइजिंग, अब इसमें क्या हो रहा है, राइजिंग सी लेवल, सेकंड पॉइंट के अंदर उसने बताया कि सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लेइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज टू नो लॉन्गर हैबिटेबल। सी लेवल के राइज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि सी लेवल के राइज़ करने यानी कि जो समुंदर होती है ना वो ऊपर आना शुरू हो गई, ज़मीन से थोड़ा थोड़ा ज़मीन के बराबर जब आना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि समुंदर और ज़मीन जो है वो एक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जब ज़ाहिर सी बात है, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग ज़्यादा हो जाएगी ग्लेशियर्स की, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली सारा जो पानी होता है एक्स्ट्रा उसको समुंदर में ड्रेन किया जाता है, ठीक है। जब समुंदर में पानी ज़्यादा जाता जाएगा और समुंदर के अंदर भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग, अगर वहाँ पे कुछ एरियाज़ में समुंदर के जो है वो बर्फ़ जमी रहती है साल के कुछ हिस्सों में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वाटर का लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। जब वाटर का लेवल हाई होगा, जब वाटर ज़्यादा होगा, तो फिर सी लेवल भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इफ़ेक्ट्स, इसके अंदर जो है वो हेडिंग्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, तो ये फ्लो चार्ट भी आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ड्रा करना है, ठीक हो गया।